मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि वाजपेयी जी की समाधि कहाँ पर बनी है, नेहरू जी की समाधि कहाँ पर बनी है, राजीव गांधी जी की समाधि कहाँ पर बनी है। जहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो दफन है वो उनकी अपनी लैंड है। इस इलेक्शन में मैं पावर हाउस बनाऊंगा, इस इलेक्शन में मैं पावर हाउस बनाऊंगा। पीडीपी 370 पे अभी तक सियासत कर रही थी, अब इनके पास कुछ नहीं बचे हैं, अब खाली वक्फ की बिल बची है, अब इसी पे सियासत। नहीं, फिर आप किस चीज़ पर सियासत करोगे? जम्मू कश्मीर की सियासत बात करते हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में जो है वो आम आदमी पार्टी के एमएलए डोडा महराज मलिक साहब ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ जो बात कही थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये काबिल मजम्मत है जो उसने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को लेकर एक डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की, नाजेबा जो उसने लैंग्वेज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को लेकर की, हम उसको डिनाउंस करते हैं। मैं महराज मलिक साहब को लेकर बता देना चाहता हूँ कि महराज मलिक साहब भी सियासत में नए हैं, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को लेकर शायद नहीं जानते हैं या उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, जिस इंटरव्यू में वो खुद कहते हैं कि मैं 90s का हूँ, यानी कि जो उसका DOB है वो 90s का है शायद। तो उस वक्त यहाँ कश्मीर में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी, तो उसको यहाँ जो हालात बने थे उनको लेकर वो अच्छी तरह नहीं जानते हैं। वो आज जो असेंबली में चीख कर चला कर कहता है कि मैं लोगों के लिए यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। बेशक एक MLA का फ़र्ज़ होता है कि अगर वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव कहीं इलेक्ट होते हैं, फिर असेंबली में जाते हैं, उसका हक और फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों का काम करे। लेकिन मैं अगर उसको याद दिलाना चाहूँगा कि जब 90s में यहाँ हालात ख़राब हुए तो यहाँ कोई सड़क नहीं मांगता था, यहाँ कोई पानी नहीं मांगता था, यहाँ कोई बिजली नहीं मांगता था, यहाँ कोई नाले नहीं मांगता था। यहाँ अगर किसी चीज़ की ज़मानत कोई मांगता था तो वो जान की ज़मानत मांगता था, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने थे। यहाँ अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स का दौर हुआ करता था, यहाँ STF और SHUs का दौर हुआ करता था, यहाँ मिलिटेंट्स का दौर हुआ करता था, यहाँ बैंकर्स का दौर हुआ करता था। यहाँ अगर आप गाड़ी से 10 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता था, चाहे आप स्कूलिंग के लिए जाते थे या कॉलेज के लिए जाते थे, आपको 10-10 मरतबा गाड़ी से नीचे आना पड़ता था और वहाँ पर जो फ्रिस्किंग हुआ करती थी, लोग उससे नजात चाहते थे। यहाँ क्रैकडाउन्स हुआ करते थे, रात को घरों से बाहर निकाला जाता था। यहाँ पर जो कस्टेडियल डिसअपेरेंस हुआ करती थी या जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन की तरफ से यहाँ किडनैप्स हुआ करते थे, जो आपको आज भी पता है कि कितने लोग यहाँ पर मिसिंग है। तो अल्लाह यहाँ जो लोग चाहते थे वो मांगते थे, वो नजात इन चीज़ों से मांगते थे। और अगर आप देखोगे कि इन तमाम चीज़ों से अगर किसी शख्स ने हमें नजात दिया, अगर यहाँ पे किसी ने बर्बादी की वो पीडीपी है, अगर यहाँ पे 370 को किसने खत्म किया वो पीडीपी है, अगर यहाँ पे बीजेपी को किसने रास्ता दिखाया वो पीडीपी है। महराज मलिक साहब इन सब बातों का जिक्र। देखिए, पहले तो मैं ये बात कंप्लीट करना चाहूँगा, आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दी। तो उन चीज़ों से अगर किसी ने हमें यहाँ उसको छुटकारा दिया वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। उसने यहाँ पर क्रैकडाउन्स ख़त्म किए, उसने यहाँ पर वो STF का माहौल, अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स का माहौल, वो फ्रिस्किंग का माहौल बना था। तो अगर उसे किसी ने नजात दी वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने दी। अगर आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर जो 2 हिस्सों में बटा है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास है। पिछले 50-60 साल से लोग परेशान थे कि वो अपने लवाकीन, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते थे, नहीं मिल पाते थे। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है जिसने रोड खुले छोड़े, जिसने दिलों के रास्ते खुले छोड़े, जिसने एक नारा दिया था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को लेकर कश्मीर को आगे बढ़ाना है। जो वाजपेयी के सामने उसने नारा रखा था और उसको एक्सेप्ट भी किया गया था वाजपेयी की तरफ से, और हमारे रोड यहाँ पर खुले छोड़े गए। तो मुझे लगा है मुफ्ती मोहम्मद साहब की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। और जो आप अपने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि वो जो ये महराज क्या नाम है इसका, जो महराज मलिक MLA डोडा, जो उसने इल्ज़ाम लगाया है कि जो यहाँ पर बर्बादी है वो PDP ने की। देखिए, आर्टिकल 370 जो यहाँ से मतलब एबॉरिगेट किया गया वो उस वक्त किया गया जब हम असेंबली में BJP के साथ नहीं थे। जब तक BJP के साथ असेंबली में थी, आप मुझे बताएं कि हमने किसी भी कानून की उनकी तरमीम करने दी, छोटे से छोटा कानून बताया। हालांकि हमने BJP को तो हमने घुटनों पर लाकर खड़ा किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब महबूबा जी एज ए चीफ मिनिस्टर थी तो हमने जितने भी हमने सीज फायर या मिलिटेंट्स के खिलाफ जो सीज फायर हमने करवाया था माह रमज़ान में, हमने जो 10,000 के करीब जो हमने यहाँ बच्चों को पर्चे लगे थे, हमने उन पर्चों को विड्रा करवाया था। और रही बात जो आर्टिकल 370 यहाँ से गया, आर्टिकल 370 उस वक्त हम सारे जेल में थे। उस वक्त जो हाल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, जो हाल कांग्रेस का था, वही हाल PDP का था। वो भी जेलों में थे, हम भी जेलों में थे, और वो यहाँ की असेंबली ने नहीं किया बल्कि वो पार्लियामेंट में किया। और पार्लियामेंट में अगर आप उस वक्त देखोगे जम्मू कश्मीर में कोई
उन 3 पार्लियामेंट मेंबर थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। अब मुझे बताया कहाँ पर उन्होंने वहाँ पर बात की। तो मुझे लगता है PDP का इसमें कोई रोल ही नहीं, वो जो हुआ वो सारी पार्लियामेंट से हुआ। तो जम्मू कश्मीर में जो हमने BJP के साथ इलाहा किया था वो कश्मीर को डेवलपमेंट के लिए किया था। हमने उनसे मतलब जो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे या जो एजेंडा ऑफ अलायंस उनके साथ था वो यही था कि पाकिस्तान के साथ आप बातचीत करोगे, मिलिटेंट्स को घर मतलब उनको मतलब रिहेबिलिटेशन पर हमने उनके साथ बात की थी, या बाकी मुद्दे थे उनके साथ बात की थी। और बराबर जब तक हम BJP के साथ हुकूमत में थे तब तक हमारे मतलब मुझे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की अपनी जागीर नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो हैं वो पब्लिक पार्क में दफन है। BJP लीडर फारूक गांधरबली साहब ने इन सब बातों का हाल ही में जिक्र किया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैं किसने जिक्र किया था? फारूक गांधरबली साहब। अच्छा फारूक जो देखिए मैं इस पर ये बात बता देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप किसी को तनकीद का निशाना बनाना चाहते हो पहले आपको हिस्ट्री जाननी चाहिए। मैं शायद ही BJP के साथ आ जाए, BJP के साथ है ना फारूक साहब। मैं फारूक साहब को बता देना चाहता हूँ कि फारूक साहब BJP के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो समाधियाँ होती है आपको पता है, जो हिंदुज़म में आते हैं जैसे हम मरगुजार बनाते हैं तो वो समाधियाँ बनाते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े लीडर्स बराबर महात्मा गांधी से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े लीडर्स मरे, जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी समाधियाँ जो बनी है वो हर एक जगह पर जो स्टेट लैंड में बनी है। मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि वाजपेयी जी की समाधि कहाँ पर बनी है, नेहरू जी की समाधि कहाँ पर बनी है, राजीव गांधी जी की समाधि कहाँ पर बनी है, जो हमारे गांधी जी है, महात्मा गांधी जी, उसकी समाधि कहाँ पर बनी है। तो और मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो दफन है वो उनकी अपनी लैंड है, वो उनकी मतलब वो स्टेट लैंड नहीं है, मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखोगे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन तमाम की समाधि जो है वो स्टेट लैंड में बनी है। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, तो उसके कहने से क्या होता है। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी तो पॉलिटिकल सिस्टम मुझे लगता है कहीं पर है ही नहीं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो यहाँ पर इलेक्शंस हुए, मैंने भी खुद इलेक्शन लड़ा, मैंने गांधरबल से इलेक्शन लड़ा। गांधरबल में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो उनका प्राइमरी स्लोगन था वो ये था कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। वहाँ पर कहीं स्टेट की जिक्र नहीं हुई, वो आर्टिकल 370 हर एक जगह पर चला। वहाँ बिजली चली कि जो यहाँ 1600 हमें इस वक्त फ्लैट रेट देनी पड़ती है, तो वहाँ बताया गया था कि जो हम मीटर्स नहीं लगने देंगे, हम इन मीटर्स को दरिया में फेंकेंगे और हम उसी तरह बिजली का निज़ाम चलाएंगे जिस तरह हम बिजली का निज़ाम चलाते थे। तो आज जो मुझे लगता है कि आज के दौर में जहाँ पर भी आप देखोगे जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो आज स्टेट को लेकर नारे देते हैं। आने वाले टाइम पे हर एक वादा पूरा होगा। उमर साहब ने इन सब बातों को जिक्र किया, इस पे क्या कहना? मुझे बताया कि असेंबली अभी हाल में हुई, आप बताए ना कि गांधरबल को लेकर असेंबली में क्या हुआ। आपका सबसे बड़ा जो इशू है पावर हाउस का इशू है। पिछले जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ कि गांधरबल में कोई पावर हाउस बनने वाला है। हर एक इलेक्शन में उमर साहब आते हैं, कहते हैं नहीं जी इस इलेक्शन में मैं पावर हाउस बनाऊंगा, इस इलेक्शन में मैं पावर हाउस बनाऊंगा, इस इलेक्शन में मैं पावर हाउस बनाऊंगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो आप मुझे बता बजट लाया गया, कहाँ एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द पावर हाउस है। मुझे बताया गांधरबल में कौन सा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए उमर साहब ने फंड्स एलोकेट किए? बताए ना मुझे कोई फंड्स अगर उसने दिए, पर कहीं पर कोई फंड्स एलोकेट नहीं हुए। तो मुझे लगता है ये नारे हैं, ये जो उन्होंने उस वक्त खाली स्लोगन्स दिए थे इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन उन्होंने जीता। फिर गांधरबल का इस वक्त क्या हाल है और गांधरबल का हाल क्या होने वाला है वो आप अच्छी तरह देखिए। जब आप उमर साहब से ये सवाल पूछते हो फलानी जगह पर काम करना है, फलानी जगह पर काम करता है, वो कहता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है। जब हम आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरह इन्होंने मतलब एक कियास, एक कन्फ्यूजन, यहाँ कंप्लीट पेंडेमोनियम डिसऑर्डर इन्होंने असेंबली में खड़ा किया एक किसी महराज मलिक के जरिए। वहाँ ना वक्फ बोर्ड की बिल जो अमेंडमेंट हुई ना उस पर उन्होंने बात होनी दी, ना डिलीवेजर्स पर इन्होंने बात होने दी, या जो वहीद रहमान पारा साहब ने वो लैंड अलॉटमेंट बिल लाई थी जिसमें उसने ये बताया था कि जो ये गरीब लोग जो जंगलों में रहते हैं, जो स्टेट लैंड पर रहते हैं, इनको ये लैंड जो है इनको अलॉट किया, ये इनको ट्रांसफ़र किया जाए, उस पर उन्होंने बात नहीं करने दी। तो मुझे बताइए ना असेंबली कहाँ पर कामयाब हुई? असेंबली का जो ये टाइम था ये कंप्लीट फेलियर था। और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो वो बंदे चीख चिल्ला रहे थे जिनका पे भी जिक्र कर रहे थे उनको प्रोजेक्ट किया गया था। और उनका ये भी कहना है कि PDP 370 पे अभी तक सियासत कर रही थी, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, अब खाली वक्फ की बिल बची है, अब इसी पे सियासत नहीं। फिर आप किस चीज़ पर सियासत करोगे? देखो अगर आप जम्मू कश्मीर में या पूरे मुल्क में अगर आप कहीं वोट लेते हो, आप निगरान होते हो। अगर आप मतलब हमने उमर साहब को वोट दिए, उसको हमने जम्मू कश्मीर का निगरान बनाया, उसको हमने पूरे हिंदुस्तान का निगरान बनाया। जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, जम्मू कश्मीर में पूरा अमन माहौल है। वो तो हमेशा था,
वो कहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में कहाँ लोग मरते थे। फारूक साहब का कहना है कि 2019 से पहले यहाँ पे बेगुनाह लोग मरते थे। मतलब फारूक साहब कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर आज यहाँ मतलब ये अमन था, इससे पहले अमन नहीं था। मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त वो उसको नजर नहीं आया जब वो 8 से लेकर 14 तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, उस वक्त उनको बताना था नहीं जी आपने यहाँ कत्लो गारत 96 से 2002 तक जो यहाँ कत्लो गारत हुआ, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में अगर किलिंग्स हुई वो 1996 से 2002 तक हुई। आप देखिए अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे, सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल किलिंग्स हुई, सबसे ज्यादा जो मिसिंग केसेस हुए, सबसे ज्यादा जो रेप केसेस हुए, सबसे ज्यादा जो मतलब जुल्म जो हुआ वो 1996 से लेकर 2002 तक हुआ। और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कौन थे? यही बंदे जिनकी आप बात कर रहे हो। 2008 से लेकर 2014 दोबारा इन्हीं की हुकूमत आई, यही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाने वाले ये लोग थे। फिर जब 2014 से लेकर 2016 तक पीडीपी की हुकूमत आई तो पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यही थे। उस वक्त उनको ये नजर नहीं आया, उस वक्त क्यों नजर नहीं आया? अब जब हुकूमत से बाहर है, पीडीपी के साथ कोई वास्ता नहीं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ वास्ता नहीं, और आज मतलब मुर्दे उखाड़ रहे, उस वक्त बात क्यों नहीं? उस वक्त बात करनी थी नहीं जी ये गलत है, उस वक्त तो उसने उनके साथ मजे किए। आज कहते हैं नहीं जी ये गलत है वो गलत है। अमन जम्मू कश्मीर में खाली बीजेपी की तरफ से नहीं है, इससे पहले भी अमन हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक बहुत, अगर आप चेक करोगे 2002 से लेकर 2006 तक जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने खाली 2008 को छोड़कर, 2008 में फिर बालतल लैंड रो हुआ, आप 2002 से लेकर 2006 जब तक मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, या फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब से फिर 2008 तक थे, आप उस दौर को देखिए, वो जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा सुनहरा दौर माना जाता है। आज तो आप कहते हो कि यहाँ अमन है, अमन 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 है, यही लोग कहते हैं कि इतने ज्यादा ड्रग यहाँ पर। पीडीपी को छोड़कर बशीर मीर साहब वक्फ बिल पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो देखिए वो तो सबसे बड़ी नाइंसाफी अब जो अब पूरे मुल्क के साथ है। वो मैं खाली इस पर जम्मू कश्मीर पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको देखना होगा वक्फ बिल में कल उसके कुछ जो एक्ट जो अमेंडमेंट्स आए वो हम पढ़ रहे थे। अगर आप आने वाले वक्त में देखोगे आप जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान में क्या होने वाला है, इसको लेकर ये एक असॉल्ट है एक पर्टिकुलर रिलीजन पर, यानी कि जो हमारा मजहब इस्लाम है उस पर एक असॉल्ट है। नहीं तो आर्टिकल 21 के आर्टिकल जो 25 और 26 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 25 क्या है, जिस मजहब को आप फॉलो करना चाहते हैं करो। 26 क्या है, 26 से जो आपकी विरासत है, मजहबी विरासत, आप जिसको तरह उसको यूटिलाइज करना चाहते हो आइन के मुल्क के आइन के दायरे के अंदर आप करो। लेकिन उन्होंने तो वो सारा मतलब बाला ताक रखकर अपनी मनमानी चलाई। पार्लियामेंट में जहां पर इस बिल को पास किया गया वहां पर एक मुसलमान का वोट इसके हक में नहीं पड़ा, खाली जो वोट पड़े वो बीजेपी के वोट इसके हक में पड़े। और कहीं पर भी जो मतलब इसमें रूल्स होते हैं कि पहले जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड थे उसमें जितने भी स्कॉलर्स थे, उसके जो जितने बड़े बड़े जो मतलब उनकी जो वक्फ बोर्ड की मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको पहले एतमाद में लेना था, फिर इसको लेकर कोई फैसला करना था। लेकिन डायरेक्ट इन्होंने पार्लियामेंट से लिया और पूरे मुल्क में आप देखिए आज किस तरह कितनी नाराजगी है मुसलमान। असेंबली इलेक्शंस के बाद गांधरबल में कुछ बदला आप वो तो आयान है, वो आपके सामने है। अभी तो आप देखिए ट्रैफिक मैस कितना होता है। जब उमर साहब खुद गांधरबल आते हैं तो रोड क्लियर होते हैं मतलब चीफ मिनिस्टर का दौरा होता है वीवीआईपी कैटेगरी में। लेकिन आज के दौर में मैंने अभी गुलिस्तान न्यूज़ का देखा, शायद कोई चला रहा था, तो वो ये कह रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि गांधरबल में सबसे ज़्यादा अगर लोगों को किसी चीज़ की परेशानी है वो ट्रैफिक मैस इस वक्त वो पूरे गांधरबल में। क्योंकि गांधरबल का आप नागबल से लेकर बराबर मनगांव बाईपास तक का हाल देखिए हमारे तकरीबन इस वक्त गांधरबल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में 35,000 के करीब जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स, खाली स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे कंगन में अगर आप देखोगे कम से कम 16,000 के करीब हमारे स्टूडेंट्स, हमारी बच्चे इस चीज से 70 साल से फेस करना पड़ता है। वो तो हमेशा आपकी भी हुकूमत थी। देखिए ये हमेशा हम फेस करते आए, हमेशा हम फेस करते आए। मगर मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी हक अगर ये किसी का बनता था, ये किसका बनता था? ये उमर साहब का बनता था। उमर साहब 2008 से लेकर 2014 तक चीफ मिनिस्टर थे। उसके हद इख्तियार में सबसे ज्यादा पावर्स थे, वो गांधरबल के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब 2014 से लेकर 2016 तक हमने तो रोड की इनॉग्रेशन की, उसमें तो हमने वो दीवार अगर आप देखोगे नागबल से लेकर हमने तो बहुत सारा फिर भी रोड ठीक किया। हमने जो है ये एक प्रोजेक्ट हमने लाया पीडीपी की दौरी हुकूमत में, हमने वर्ल्ड बैंक से 1500 करोड़ रुपया हमने कर्जा लिया था। नेट से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जो दिल्ली जो ये जहलम रिवर तवी फ्लड प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी एक स्कीम आई थी जिसमें हमारे जितने भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट थे, जिसमें आपका वाइल ब्रिज था, अकाल ब्रिज था, टंग छतर ब्रिज था, या जो छतरगुल ब्रिज था, जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस थे, या गांधरबल में जो बड़े बड़े ब्रिजेस थे उनको तो कंप्लीट किया गया। वो तो उसी में हमने कंप्लीट किया। आप मुझे बताएं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना काम यहाँ पर किया और कब काम किया यहाँ पर। फिर अगर उमर अब्दुल्ला ने 2008 से लेकर 2014 तक एज ए चीफ मिनिस्टर गांधरबल में बहुत काम किया होता तो 2014 में उसको दस्तार छोड़कर भागना क्यों पड़ा गांधरबल से? क्यों डरे वो?
क्यों डर कर वो भाग गए? क्योंकि उसको अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, अपनी इनकम्पिटेंसी का पता था कि मैं गांधरबल के लिए कुछ कर नहीं सका, और उसको भागना पड़ा वहां से और नया कैंडिडेट वहां से लाना जम्मू पड़ा। कश्मीर के अंदर आप पीडीपी को कहाँ पे देखते हैं फ्यूचर में? देखिए आपकी फ्यूचर नजर बड़गाम इलेक्शन पे आप? डेफिनेटली श्योर, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो गांधरबल बड़गाम का इलेक्शन मतलब होने जा रहा है, मैंने सुना है, आई डोंट नो कि दैट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन मेरे जहाँ तक हमारी मतलब इन्फॉर्मेशन जो है, वहाँ से नासिर असलम वानी साहब जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर में एक माहौल, एक चीज़ देखोगे, एक माहौल बना है, लोग कहते हैं लोकल इज़ वोकल, जहाँ पर भी आप अपना वोट दोगे वो लोकल को वोट दे दो। इंशाल्लाह आप देखोगे, वो कुपवारा इलेक्शन लड़ने गए थे फयाज अहमद मीर के खिलाफ, वहाँ से वो मुँह की खा के आ गए, हार कर आ गए, और वो बेस्ट फ्रेंड ऑफ उमर अब्दुल्ला है। उमर साहब इसको एकोमोडेट करना ही करना चाहते हैं, ही डोंट वांट टू रिमेन हिम अनएम्प्लॉयड, ही वांट हिम टू गेट एकोमोडेट इन ए कंफर्ट सिक्योर, उसको आराम की नौकरी देनी ही देनी है। अब उसको वो बड़गाम ले रहा है, और इंशाल्लाह आप देखोगे वो बड़गाम में भी बुरी तरह से हारेगा, एक लोकल कैंडिडेट के खिलाफ हारेगा। मैं नहीं कहता हूँ, जो लोकल कैंडिडेट वहाँ से होगा इंशाल्लाह वो पीडीपी का लोकल कैंडिडेट होगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो लोग वोट देंगे वो लोकल कैंडिडेट को वहाँ से इंशाल्लाह वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ पीडीपी सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर साहब बात कर रहे थे। बशीर अहमद मीर साहब ने जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ा था। आज हमने इनके साथ बात की, जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पे बात की, वक्फ बिल के रिगार्डिंग हमने इन्हें कुछ सवाल पूछे और जवाब हासिल करने की कोशिश की। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।